नमस्कार जनके में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा में 2 दिवस का संविधान के उपलक्ष्य में संविधान दिवस पर सभी सदस्य गौर फरमा सके, अपने विचार रख सके। एक सत्र बुलाया गया। सत्र कि अगर पूरे उसमें डेप्थ में देखने की कोशिश करें हम, तो जिस मकसद से बुलाया गया वो मकसद तो शायद पीछे छूट गया और एक दूसरे को आईने दिखाने में जुटे रहे। और ये फेरिस्त शुरू से लेकर के आखिरी तक रही। वह चाहे अशोक गहलोत बोले हों, जो सदन के नेता और मुख्यमंत्री हैं, या फिर गुलाब चंद कटारिया बोले हों, यानी कि जिसने एक शब्द बोल करके सामने वालों को आईना दिखाया तो उसने पूरी ड्रेसिंग टेबल ही दिखा दी। तो मुझे जो लगता है कि वो भटक गया जो मकसद था कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, ड्यूटीज पे होनी चाहिए थी, कोई अवेयरनेस आनी चाहिए थी, हम आगे कर क्या सकते हैं, पीछे की गलतियों को दोहराने से कोई फायदा नहीं है। उनको ध्वस्त करना चाहिए कि उनसे हम लेसन ले सकें और आगे हम करें क्या। आई थिंक उस पर गौर होना चाहिए था। दूसरा, जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस से निकले, पीसीसी से सिविल लाइंस फाटक तक का सफर तय किया। वहां एक सभा भी हुई जिसमें तमाम नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा गया कि केंद्र की आर्थिक नीतियों की वजह से देश खतरे में है, अर्थव्यवस्था धराशायी हो रही है, लोकतंत्र के मूल्यों का पतन हो रहा है। चले मैं आपको मजमून दिखाता हूं, फिर उसके बाद हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। उपेंद्र सिंह राजपुरोहित समीक्षक हमारे साथ में है, उमेंद्र दादिश साहब हमारे साथ में, भाजपा नेता वीरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। देखिए एक बार मजमून। राजस्थान विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन आज नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए राम मंदिर 370 पर फैसले के साथ ही देश में ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण को संविधान की ताकत बताया। कटारिया ने आरोप लगाया कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने कश्मीर और राम मंदिर मुद्दे को उलझाए रखा। 55 साल आप दिल्ली में राज करो और उसके बाद इस छोटी सी बात को आपने करने की हिम्मत नहीं की। कारण क्या कि ये उलझा रहेगा तो कम से कम वोटों की खेती पकती रहेगी, ताकि ये उलझा रहो। लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री को सारा देश धन्यवाद देता है कि 72 साल की समस्या को 48 घंटे में तोड़ करके फेंक दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सड़क से लेकर विधानसभा तक पीएम मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। राज्य विधानसभा में गहलोत ने देश की न्याय व्यवस्था को दबाव में बताया। उन्होंने मॉब लिंचिंग कानून का जिक्र किया। गहलोत ने गांधी परिवार के संविधान को दिए गए योगदान का भी जिक्र करते हुए कहा कि जो देश में विकास हुआ है वो मोदी के आने के बाद नहीं हुआ, विकास के लिए लंबा इतिहास रहा। गहलोत ने इस दौरान महाराष्ट्र चुनाव में राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए। गहलोत ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। गहलोत ने इस दौरान कहा कि ईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है। गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड को देश का सबसे बड़ा स्कैम भी बताया। गहलोत ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि गांधी को आप मानो तो दिल और दिमाग से मानो, केवल दिमाग से नहीं। 8:47 मिनट पर आदेश निकलता गृह मंत्रालय से राष्ट्रीय शासन समाप्त। 8 बजे शपथ हो जाती है मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। क्या ठाट है। बाद में 8 बजे शपथ और 8:15 बजे ट्वीट प्रधानमंत्री ने कहा, फर्नांडीज जी को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और फर्नांडीज के वापस मोदी है तो मुमकिन है। वाह वाह, क्या ठाट है। दूसरी ओर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से लेकर सिविल लाइन फाटक तक पैदल मार्च कर प्रदर्शन किया। यहां भी सीएम गहलोत मौजूद रहे। इसके अलावा डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे सहित मंत्री, विधायक और कांग्रेसी कार्यकर्ता भी यहां जुटे। देश के जितने भी हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को जिस प्रकार से डिक्टेट किया जा रहा है, जिस प्रकार से अपनी कठपुतली बनाया गया है, इस केंद्र सरकार की नीतियां हर स्तर पर पूर्ण रूप से विफल ही नहीं हुई हैं, लेकिन एक देश में अनकहा आपातकाल की स्थिति निर्माण कर गई। मोदी जी देश को जो माहौल बन गया देश के अंदर, वो माहौल बना है खतरनाक माहौल बना, लोकतंत्र खतरे में माहौल बना। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने कहा देश में लोकतंत्र खतरे में है। आप समझ सकते हो, आपको रक्षा करनी है उसकी, समझे जवाब।
ये कांग्रेस मुक्त भारत की बातें करते हैं। ये कांग्रेस मुक्त बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे, कांग्रेस कभी मुक्त नहीं होने वाली। प्रधानमंत्री जी, इस देश में आपने जो बेरोजगारी फैला दी है, लोगों के अंदर दमन की राजनीति करी है, उसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और साथियों, कान खोल के सुन लो, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती हैं। हम लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा 14 तारीख को दिल्ली से एक ऐसा संदेश जाए पूरे हिंदुस्तान में कि भाजपा के विरोध में जो जो ताकतें हैं वो सब एकजुट हो जाएं। राजस्थान विधानसभा के भीतर और बाहर सत्ता पक्ष ने इस बार केंद्र की मोदी सरकार को निशाना बनाया। सीएम ने सदन में केंद्र की राजनीतिक गतिविधियों को संविधान के लिए खतरा बताया, तो सदन के बाहर कांग्रेसी नेताओं ने आर्थिक नीतियों पर सवाल खड़े कर दिए। निकाय चुनाव के बाद आगामी पंचायत राज चुनावों में भी सत्तारूढ़ कांग्रेस को सफलता की उम्मीद है। ऐसे में कांग्रेस का ये हल्ला बोल क्या चुनावी लाभ दिला पाएगा, देखने वाली बात होगी। तो चले देखा आपने मजमून। सड़क पर कांग्रेस एक सैलाब के रूप में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ। आरोप है कि केंद्र की जो नीतियां हैं वो जनहित में नहीं है। 14 दिसंबर को दिल्ली में रामलीला मैदान में एक बड़ा जलसा कांग्रेस करने जा रही है। वह एक विरोध प्रदर्शन होगा जिसमें दावा किया जा रहा है कि सभी राज्यों से लोग पहुंचेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और उमेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले विधानसभा में 2 दिन का सत्र रहा, अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि संविधान पे चर्चा होनी चाहिए। ये चर्चाएं जब बाहर निकलती हैं तो पंचायत स्तर पे भी चर्चा होती है, पंचायत समिति में होती हैं, जिला परिषद में होती हैं, और इस तरह के सेशंस बुलाए जाने चाहिए, जनप्रतिनिधि चर्चा कर सकें। एटलीस्ट अगर 100% भी आप उस पर गौर नहीं कर रहे हैं तो मूल जो मकसद है कम से कम उसके आसपास भी हम पहुंचते हैं तो मकसद हल होता है। लेकिन यहां बड़ी अजीबोगरीब स्थिति रही, थोड़ी उत्तेजनाएं भी रही कि कोई कुछ कह रहा है तो हाउल्ला मचा। लेकिन जो सबसे बड़ी एक पीड़ा की बात रही वो ये रही कि हम पिछली बातों को बहुत ज्यादा, ये बात तो ठीक है कि संविधान ने हमें ताकत दी, लेकिन सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे को कि संविधान के रूल्स का वोलेशन कब हुआ, कब किसने तोड़ा, कब अपने अंदाज से उसे ढालने की कोशिश की, इसका ऐनक काफी दिखाया गया। हो सकता था इन सब चीजों का जिक्र होना लाजमी था, हो सकता था, लेकिन कुछ ऐसे सुझाव भी सामने आने चाहिए थे। हो सकता है दिए भी हैं कुछ लोगों ने, लेकिन उस पर गौर नहीं फरमाया गया। और अगर मुझे जो लगता है कि वास्तव में चुने हुए जनप्रतिनिधि ये कॉन्स्टिट्यूशन की देन है कि 7.5 करोड़ राजस्थान की पॉपुलेशन में से 200 वो चुनिंदा चेहरे जो हाउस के सदस्य बने माननीय कहलाते हैं। तो ये सब सदन की ताकत संविधान से ही बनी हुई है, लेकिन वो मकसद जो मुझे लगता है कि स्वस्थ और सारगर्भित चर्चा हो वो नहीं हो पाई। क्या माना जाए कि देश की पॉलिटिक्स सिर्फ अब यही रह गई कि अवसर का इंतजार होता है, हम एक दूसरे को आईना दिखा सकें? देखिए योगेन जी, 2 दिन की जो ये सत्र हुआ है इससे बहुत उम्मीद थी। करोड़ों रुपए 2 दिन में खर्च हुए हैं, व्यवस्थाओं में होते हैं जब भी कोई सेशन चलता है, लेकिन इसका जो आम जन को लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया। सबसे पहले तो इनको इस बात का अभ्यास वर्ग लगाना चाहिए, दोनों ही पार्टियों को या विधायकों के लिए। उनको खुद को कानून का ज्ञान नहीं है। जिस व्यक्ति को कानून का ज्ञान होगा वो कानून से डरेगा, कानून की पालना करने की कोशिश करेगा। आप देख लीजिए, जिसको जितना अधिक कानून का ज्ञान होगा जानेगा इसके हानि लाभ क्या होने वाले हैं। यानी आज हमारे विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं, उनको सबसे पहले कानून की व्याख्या उनको समझानी चाहिए। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अधिकांश लोग हैं उन्हें ये मालूम नहीं है कि उनके मौलिक अधिकार क्या है। हम अपने मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, हमें अपने कर्तव्यों का भी मालूम होना चाहिए। मौलिक अधिकार और कर्तव्य दोनों चीजों का यदि हमें पालन नहीं कर पाएंगे तो हम कितने भी आज 70वीं सालगिरह मनाए चाहे कुछ भी मनाए, उसके जो लाभ आम जन को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। विधानसभा में केवल 2 दिन में गोलवलकर, सावरकर, नेहरू इन्हीं की बातें हुई। यानी जो जनता को उम्मीद थी कि यहाँ कोई नए कानून की बात होगी, नई व्याख्या होगी, नया लाभ मिलेगा, वो कुछ नहीं हो पाया। केवल हम 2 दिन केवल इसीलिए बैठे हैं कि अखबारों में हम छाए, आपस में जो डिबेट हुई है, जो आपस में हमने जिस प्रकार का वातावरण बनाया, केवल उसके लिए छाने के लिए यदि अधिवेशन किया गया है, सत्र बुलाया गया है, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। यानी जनता के जब पैसे का अपने जनता के पैसे का आप दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी जनता के, मैं सीधा सीधा कहता हूं कि 2 दिन में केवल जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। इसमें जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। हालांकि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि हम पहले अपने विधायकों को बताएं कि आपके पास क्या कर्तव्य है, आपके पास क्या दायित्व है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अधिकांश जो सांसद विधायक हैं उनको ये मालूम नहीं होगा कि संविधान में क्या है, क्या कानून है, किस प्रकार की व्याख्या होनी चाहिए। इन्हें खुद को ही अपने कानूनों का मालूम नहीं है।
जब तक हम ये कहेंगे नीचे से लेके ऊपर तक कानून की व्याख्या होनी चाहिए, इनको कानून समझाना चाहिए। हम जिस संविधान की शपथ लेके सदन में आते हैं, जिस संविधान की शपथ लेके हम विधायक या सांसद या मंत्री बनते हैं या जनप्रतिनिधि बनते हैं, हमें पहले उसको पालन करना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि इस विधान में क्या है। केवल मैं अपने मौलिक अधिकारों की बात की जाऊं और मुझे अब मौलिक अधिकारों के साथ साथ मुझे अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। मैं ये देखूं कि ये मेरा हक है तो मेरा दायित्व क्या बनता है। हम केवल हक की बात की जाता है, दायित्वों के लिए हम सोचते नहीं है। हमें अपने हक के साथ साथ में दायित्व के लिए भी सोचना होगा, विधायकों को भी देखना होगा कि उनका जनता के प्रति क्या दायित्व है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और होना भी यही चाहिए। देखिए इसमें कोई मुझे कोई वो नहीं लगता कि चलिए आप रूल्स के खिलाफ चले गए, ठीक है, बातें कुछ की जानी चाहिए, इतिहास के पन्नों को टटोला जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप एक दूसरे को आईना दिखा रहे हैं कि देखिए धारा 370 सत्ता इतने साल से हम इसे लिए घूम रहे थे, 55 साल कांग्रेस सत्ता में रही, कांग्रेस कह रही है कि आजादी के आंदोलन में आप लोगों का कोई योगदान नहीं रहा, आरएसएस एक पृष्ठभूमि में काम कर रहे हैं। मुझे जो लगता है कि ये सब चीजें आप बताइए, कोई अगर किसी ने इमरजेंसी लगाई 1975 में तो क्यों लगी, आप चर्चा कर सकते हैं कि संविधान को ताक में रख दिया गया। अगर इसके बाद अगर कहीं आपको लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, राज्यपालों को जिस तरह से संवैधानिक पद पर बैठा है और उसका क्या मिसयूज हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन आपको यह बताना चाहिए कि भविष्य में किस तरह से सरकारों को बड़ा दिल रख करके काम करना पड़ता है, राजनीतिक दलों को पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके संविधान के दायरे में काम करना होगा। ये सब चीजें होनी चाहिए थी और मैं तो सैल्यूट करना चाहूंगा संविधान निर्माताओं को कि जिन्होंने भविष्य के इन पांवों को पहले ही पहचान लिया था कि आगे जाके करेंगे क्या। अगर ये सारी चीजें पहले तैयार नहीं होती तो मुझे लगता है कि आज अराजकता के हालात होते। और समझना चाहिए सभी को जो जिम्मेदारी है, संविधान के प्रति हमारा दायित्व है, उसको। मैं उपेंद्र जी के पास जाना चाहूंगा। उपेंद्र जी, चले चर्चा तो रही जैसे भी मान्य सदस्यों ने की होगी, लेकिन सबसे बड़ी जो एक बात यह रही कि ऐसा कोई अवसर राजनीतिक दल छोड़ना नहीं चाहते हैं जिसमें मकसद कुछ ये होता है कि शायद एक स्वस्थ, एक स्वच्छ परंपरा काबिज हो सके और आगे आने वाली पीढ़ी ये कह सके कि समय समय पर इस तरह के वर्कशॉप्स हाउस के अंदर होती रही हैं, चर्चाएं होती रही हैं, बहस होती रही हैं, जो बड़ी सारगर्भित थी और जिसे सुनना बहुत जरूरी था। आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा लगे हैं, होते इसी के लिए हैं। डिबेट का दूसरा नाम ही यही है कि आरोप प्रत्यारोप, लेकिन एक किस तरह होना चाहिए उसका। आप भविष्य की उन चीजों को कुदेरने से कुछ हासिल नहीं हो रहा। अगर 5 विधायक ये तय करके जाते कि यार कम से कम चलिए हम तो हमारे क्षेत्र में या हम खुद इस तरह की व्यवस्था करें, ऐसा कोई संकल्प आया नहीं है आपको? बिल्कुल योगेंद्र जी, सब ये जो संविधान दिवस के तौर पर अपने राज्य विधानसभाओं के अंदर, पूरे देश के अंदर और देश की सबसे बड़ी जो संसद है वहां पर जो संविधान को लेकर के जो श्रद्धांजलि दी गई है, जो आयोजन किए गए हैं, जो फॉर्मेलिटीज की गई है, वो कहीं न कहीं पर एक चिंता का विषय है। निश्चित तौर पर आज हिंदुस्तान के हर नागरिक को संविधान की बारीकी से जानकारी होनी आवश्यक है और संविधान हमें किस प्रकार से शक्तियां दे रहा है, संविधान हमें देश के प्रति हमारे क्या दायित्वों के लिए हमें किस प्रकार से बाध्य करता है, इन सब चीजों की जानकारी आम नागरिक के साथ साथ जो कर्ता धर्ता है उनको भी पूरी होनी चाहिए। लेकिन जब हम धरातल पर आकर के इन सब चीजों को देखते हैं और जिस प्रकार की घटनाएं अभी महाराष्ट्र को लेकर के, अभी शायद मेरी बात से सहमत नहीं होंगे जो मेरे मित्र हैं, जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां राज्यपाल और राष्ट्रपति के माध्यम से महाराष्ट्र में उड़ाई गई, कर्नाटक में उड़ाई गई, तो ये अपने आप में एक संविधान का मखौल उड़ाने वाली घटना है। एक तरफ तो हम संविधान का मखौल उड़ा रहे हैं और दूसरी तरफ हम बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं, संविधान को महिमा मंडित कर रहे हैं। तो ये विरोधाभासी घटना जो अपने आप में प्रश्न चिन्ह डालती है कि उस घर के अंदर हम बैठ करके चर्चा तो संविधान के ऊपर बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और अपने क्रियाकलापों के अंदर हम उसका बिल्कुल विपरीत व्यवहार दर्शाते हैं। राजस्थान के अंदर आज राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सारगर्भित और महत्वपूर्ण बात रखी कि संविधान का हमारे देश के विकास में कितना बहुत तो सभी ने कहा है। देखिए, ये तो बोलने वालों की सबकी काबिल तारीफ है, हाँ। लेकिन जो तारीफ और होनी चाहिए थी, ये तो जो हाउस में बोलता सदस्य वो
तारीफ ही होती है उसकी, जो बोल रहा है तारीफ होना एक अलग चीज हो गई, उसको प्रैक्टिकली आप कहा। मैं तो कह रहा हूं ऐसी देखिए बहुत सी घटनाएं होती हैं रोजमर्रा के हमारे लाइफ के अंदर, लेकिन महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जो घटनाएं घटित हुई हैं ये बड़ी कुंठित करने वाली घटना है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। वीरेंद्र शर्मा साहब हमारे साथ में। वीरेंद्र जी, सड़कों पर निकले कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सहित सभी मंत्री मौजूद थे और कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, आर्थिक नीति, युवाओं को रोजगार दिए जाने की कोई नीति नहीं है, ये एक हल्ला बोल कार्यक्रम किया और अभी राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में होगा 14 दिसंबर को। जी देखिए, कांग्रेस मेन जो विषय है राजस्थान के, उन मुद्दों से भटकाने के लिए इस प्रकार की कार्य कर रही है, क्योंकि राजस्थान में सत्ता से पहले उन्होंने वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देने का, वह कहीं नजर नहीं आ रहा। किसानों से जो वादा किया था उसमें भी वो फेल हो चुके और वो उसी जगह आंदोलन करने जा रहे हैं जहां पे इन्होंने निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाई थी, गोलियां चलाई थी। रामलीला मैदान वही है। तो मुझे उस दिन का भी याद आ गया कि किस प्रकार से लोकतंत्र के ऊपर इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, एक तरीके से कि निहत्थे लोगों पर इन्होंने गोलियां बरसाई, लाठी, गोली तो नहीं चली, लाठीचार्ज हुआ। इसके साथ ही अभी जो मेरे मित्र बाबा रामदेव को भी जाना पड़ा सलवार पहन के। जी, वो दिन अच्छा आपने भी याद दिलाया है। एक विषय जो आज और भी चल रहा है, संविधान, जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे 2 दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया, तो यह विषय भी उसी प्रकार से संकुचित हो गया जैसे हमारी यहाँ की डिबेट संकुचित हो गई। जैसे विशेषज्ञ जी ने 2 विषय ले लिए कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में जो हुआ, और यहाँ पे राजस्थान की विधानसभा में अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा कहा। लेकिन मेरे मित्र अभी ये भूल रहे हैं कि 2 दिन पूर्व ही जब लोकसभा में संविधान दिवस मनाया गया तो इसी कांग्रेस ने उस विशेष संसदीय सत्र का बहिष्कार किया। उन्हें बड़ा दिल रखना चाहिए था, उस संसदीय सत्र में भाग लेना चाहिए था। इसके अलावा मेरे मित्र यह भी भूल रहे हैं, करीबन 80 बार कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग किया, करीबन 80 बार। और मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र पे आघात इस देश पर कब हुआ? योगेंद्र जी, मैं बोलना नहीं चाहता था, आपने कहा था कि मर्यादाएं विधानसभा में होनी चाहिए थी। मैं आज आपकी बात से सहमत हूं, पूर्ण रूप से सहमत हूं कि विधानसभा में जो कुछ हुआ, एक जो सत्र बुलाया गया था वह संविधान विशेष के लिए बुलाया गया था। और मैं समझता हूं सभी को बड़ा दिल रखकर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस, सभी को बड़ा दिल रखकर संविधान के लिए बात करनी चाहिए थी। संविधान को कैसे सुदृढ़ बना सकते हैं, आम जन को संविधान प्रदत्त शक्तियों को कैसे जवाबदेही होनी, उसके ऊपर बहस होने की बजाय बहस हो रही थी इतिहास में किसने काला इतिहास बनाया उसके ऊपर। और मैं समझता हूं ये छींटा काशी ना भविष्य के लिए जरूरत है, सही है, और ना वर्तमान के लिए सही थी। लेकिन जिस प्रकार के वहां आरोप प्रत्यारोप उससे कुछ हासिल नहीं हो पाया, ना इस प्रदेश के लिए सही था और ना देश के लिए। तो जो राजनीति, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, अगर इन विशेष सत्रों में इस प्रकार की राजनीति होने लगी, और मैं समझता हूं, मैं विशेषज्ञ जी से भी कहना चाहूंगा कि जब इस प्रकार की डिबेट्स हो तो आरोप प्रत्यारोप से दूर जाकर, एक संकुचित दृष्टिकोण से दूर आकर पूरी बात अपनी आम जनता को पता चलना चाहिए कि किसने गलती की है। मैं कहता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी ने गलती की तो वो बताइए, लेकिन कांग्रेस ने भी गलती की है तो वो भी बताइए। वो जो विधानसभा में नहीं हुआ और जो विधानसभा में होना चाहिए था, वो हमारे यहाँ जो नहीं हुआ वो हमारे यहाँ होना चाहिए था। क्योंकि मैं समझता हूं मीडिया लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रहरी है, और जब आईना, चाहे कोई सा भी राजनीतिक दल हुआ हो, कोई भी घटना हुआ हो, मीडिया ने जो आईना दिखाया है उसी से जनता अवेयर हुई है। विधानसभा में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा कि आज जरूरत है विधानसभा प्रदत्त शक्तियों का आम जनता के बीच अवेयर करने की। मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत अच्छी बात की, सभी ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन जिस प्रकार से छींटाकाशी हुई, उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि भारत विभाजन का दोषी कौन है। उन्हें यह भी बता देना चाहिए था कि योगेंद्र जी, आपने कहा कि ये सब विषय, इसलिए मैं नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं आज इस डिबेट को सारगर्भित बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी के ऊपर छींटाकाशी करूं। इस प्रकार के विशेष सत्र निरंतर आयोजित रहने चाहिए, लेकिन विषय सिर्फ यही होने चाहिए कि संविधान को और अधिक मजबूत कैसे बनाया जाए, आम जन को और अधिक कैसे इन प्रदत्त शक्तियों के प्रति अवेयर किया जाए। बिल्कुल, मूल विशेष होना भी यही चाहिए। उमेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस ने कहा है कि बेशक हम सत्ता में हों, लेकिन जनहित के मुद्दों के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे। हम जानते हैं कि आंदोलन कैसे होते हैं, आंदोलन का हक क्या होता है और आंदोलन की ताकत क्या होती है। यही वजह है कि हम 14 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में करेंगे, और ये प्रदेश स्तर का जो मार्च हम सामने देख रहे हैं, ये है, इसे एक राजनीतिक
परिप्रेक्ष्य में देखें? देखिए योगेंद्र जी, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी यदि धरने, प्रदर्शन, आंदोलन नहीं करेगी तो भजन तो जपेगी नहीं। यहाँ वो करेंगे तो यहाँ भाजपा मुख्य विपक्षी दल है वो भी उनके खिलाफ आ जाएंगे। तो ये आंदोलन प्रदर्शन तो एक पार्टी का काम है। मैं एक ही बात यह कहना चाहूंगा कि संविधान की जब बात आती है, लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी 20 प्रश्न उन्होंने हल करवा के, और ये जो इतिहास बना है 40 साल का इतिहास 1972 के बाद भी शायद बड़ा है ये, इस प्रकार की जो उन्होंने परंपरा की, ऐसी ही व्यवस्था राजस्थान में होनी चाहिए। जो मतलब दिखना चाहिए कि जो आसन पे व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी मन की इच्छा शक्ति भी सामने आनी चाहिए कि मुझे आसन कैसे चलाना है और सदन कैसे चलाना है। उन्होंने जो 20 प्रश्न किए, ऐसी व्यवस्था यहाँ राजस्थान में भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कानूनविद बैठे, कानून बनाने वाले लोग बैठे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका यदि सही ढंग से नहीं चलेगी तो हम उम्मीद किससे लगाएंगे? यहाँ हमको भी उम्मीद होनी चाहिए कि जिस प्रकार से प्रश्न काल में हंगामा होता है, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो। इस यहाँ प्रश्न काल से जनता को उम्मीद होती है कि उनको कोई लाभ मिलेगा, उनकी जो समस्या उनका निराकरण होगा। प्रश्न काल को आप हंगामा काल बना देते हो, शून्य काल पे कोई बात नहीं हो पाती है। यानी इन सब व्यवस्था को सुधारने की बात है। लोकसभा अध्यक्ष जी से हमको ये सीख लेनी चाहिए, हमको अन्य विधानसभाओं के लिए भी है कि जिस प्रकार से उन्होंने ये परंपरा डाली है और जिस प्रकार का उन्होंने कीर्तिमान बनाया है, ऐसी व्यवस्था यदि राजस्थान विधानसभा के सत्र में होती तो काबिल तारीफ होती। मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे साहब इन्होंने ये किया वो किया, भाई मानिए मुझसे कोई गलती हुई तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको फ्लोर टेस्ट की बात कह दी, यानी वो विषय समाप्त हो चुका, उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। अब यदि पिछली बातों को लेके ये कहे जाए कि इन्होंने ये किया वो किया तो हम विषय से भटकाने वाली बातें करेंगे। योगेंद्र जी मैं बीच में बोलना चाहूंगा, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये चर्चा क्यों होनी? फिर ये सुनिए समाज को, देश को मेरी बात तो सुनिए। बिल्कुल इस पर चर्चा बंद हो जानी चाहिए कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, बिल्कुल इस पर चर्चा बंद हो जानी चाहिए। कर्नाटक में क्या हुआ, बिल्कुल इस पर भी चर्चा बंद हो जानी चाहिए कि सन 2019 से पहले देश में क्या हुआ, विभाजन कब हुआ, कब क्या हुआ, उस पर भी चर्चा बंद हो जानी चाहिए। देखिए जो मामला अदालत में चला जाता है, अदालत का निर्णय आ जाता है, देखिए 370 का मामला या आप किसी पार्टी की बात, आप पार्टी की बात नहीं कर रहा, बात रखिए बिल्कुल स्पष्ट। मैं बिल्कुल महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बात कीजिए, वो भारतीय जनता पार्टी गलत है या कांग्रेस कांग्रेस का विरोध करता हूँ। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, हम बार बार में ये कहे जाएंगे, आप बात कर रहे हैं यदि हम राजनीतिक पार्टियों कट कर में खड़े पत्रकार होकर तो जो पत्रकार होकर के ये बोलते हैं मुख्य विषय महाराष्ट्र और कर्नाटक पर चर्चा बंद होनी चाहिए, तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? मैंने जो बोलने दीजिए जो मामला, तो फिर आप विभाजन विशेष सत्र का मतलब कब हुआ? विशेष सत्र में यदि हम सावरकर की बात किए जाएंगे, विशेष सत्र में हम होलकर की बात करेंगे, बिल्कुल आसन से कांग्रेस यहाँ सत्ता में है, विभाजन मुख्य की बात किसने का काम होता है सदन को चलाए। विभाजन की बात किस कांग्रेस विभाजन की बात करें वो तो सही, इकट्ठे की लड़ाई की बात करें वो सही, जो सत्तारूढ़ होता है ये क्या दायित्व बनता है कि सदन को, विभाजन की बात करें वो सही, की बात करें वो सही है ना, पैंसठ की बात करें वो सही, और ये कर्नाटक और महाराष्ट्र की बात करते तो गलत। ये क्या बात हुई? बांग्लादेश की ये क्या बात हुई? चलिए मैं रोकना चाहूंगा, मैं यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। मैं तो ये भी जानना चाहता हूं कि चलिए ये तो विधानसभा का दृश्य जो देख रहे हैं आप, एक सेमी असेंबली आप यहाँ भी देख रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि वास्तव में होना क्या चाहिए। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस लौटूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा के स्पेशल सेशन और कांग्रेस के पैदल मार्च की। श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्याम जी, सदन से सड़क तक केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जमकर हल्ला बोला है, और हालांकि सदन के अंदर मुझे जो लगता है और जो मकसद था वह यह था कि संविधान पर चर्चा हो, चर्चा सार गर्भित होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरे दिन भी जब मीडिया ने भी काफी कुछ दिखाने की कोशिश की है कि यह मकसद नहीं था शायद कि विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाने का, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे माननीय भटक गए उससे। सब एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुना जो बड़े शालीनता के साथ एक दूसरे को काटा जा सके, आईना दिखाया जा सके, थोड़े सदे हुए शब्दों के अंदर, मुझे जो लग रहा था। देखिए योगेंद्र जी, क्योंकि विधानसभा में
पक्ष विपक्ष और सारी पार्टी मौजूद होती है, तो उस पर ये विश्वास कर लेना कि वो आराम से वो चीज बोलेंगे जो आपके विधानसभा अध्यक्ष कहेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने एक दिन पहले निश्चित रूप से कार्यक्रम को सही तरीके से अंजाम देने के लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई, उसमें सब चीज तय भी की। उसके बाद तय के अनुसार निश्चित रूप से उन्होंने जो स्टार्टिंग में कह भी दिया था सबको कि हमको मूल भावनाओं को प्रकट करना है, संविधान में क्या कुछ कमियां है या कुछ सुधार करना है, क्या सुझाव, जिस प्रकार से कितना हम उसको अमली जामा पहना चुके, किस प्रकार का होना चाहिए, ये सारी बातें खुल करके कहनी है। उसके बावजूद देखिए शांति धारीवाल जो कि इस चर्चा का प्रारंभ करने वाले थे और उनको मालूम है कि उनको मालूम है कि वो किस प्रकार से अपना मजे में खिलाड़ी के रूप में राजनीतिक नेता के रूप में स्थापित है और वो मजे लेकर के जिस प्रकार से करते हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि इतिहास में कुछ चीजें अगर लिख दी गई हैं और किसी पार्टी के खिलाफ जाती है तो उसको फिर गलत नहीं मानना चाहिए। ये चीज आज पहली बार नहीं, विधानसभा में ये तीसरी बार उठा है। इसके पहले भी उठा था और हुआ था हम ये कर देंगे वो कर देंगे, दूसरे दिन पटाक्षेप हो गया था। उसको पता है कि किताब है और किताब में ये चीज लिखी हुई है। तो इस तरह, क्योंकि आज बीजेपी बनी जब 1985 में बनी, तो उसकी पहले की घटनाओं को लेकर के भाजपा कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि भाजपा था ही नहीं। उनके नेता, क्योंकि बाद की बात करेंगे, पहले की बात करेंगे, क्योंकि पहले पार्टी ही कांग्रेस हुआ करती थी और कोई मुस्लिम लीग होती थी और तो ज्यादा पार्टी होती नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में वहां पे भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, तो उनको उद्योग मंत्री बनाया था जवाहरलाल नेहरू। जनता पार्टी तो आ गई थी पहले, सीपीआई सीपीएम हमेशा से, हाँ, ये पहले से सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पहले से, कांग्रेस का जन्म, लेकिन इतना वो नहीं था हमारे यहाँ इतना। केरल में केवल एक जगह में था शासन में, बाकी नहीं था। मैं फिर कह रहा हूँ कि राजस्थान विधानसभा में जिस प्रकार की घटना घटी, विधानसभा अध्यक्ष ने जो कुछ अपना करिश्मा दिखाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि सत्ता पक्ष को और विपक्ष को दोनों को तरीके से संसदीय कार्य मंत्री को जिस प्रकार से फटकारा। उन्होंने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता अगर कोई भावना प्रकट करे तो इसके बीच में मैं गतिरोध किसी भी सूरत में सहन नहीं करूंगा। बार बार संसदीय सचिव कहने का प्रयास कर रहे थे, उनको खूब डांटा और आपको देखिएगा कि उनको नहीं बोलने दिया आज। तो ये तो तारीफ की जानी चाहिए कि विधानसभा अध्यक्ष निश्चित रूप से अपनी पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करते हैं। अब देखिए कि मैं मान के चल रहा हूं कि प्रतिपक्ष के नेता ने भी कुछ चीजें छींटाकशी की। वही तो, यही बात हमारी हो रही थी। किसी ने इतना दिखाया कि आप आईने में देखे इतना दिख रहे, तो दूसरे ने ड्रेसिंग टेबल खड़ी कर दी कि पूरा देख ले। अब जब इतना कुछ कहने के बाद प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं तो सदन के नेता तो निश्चित रूप से, क्योंकि वो पार्टी में जिस प्रकार की गतिविधियों के प्रमुख माने जाते हैं, हलचल के मुखिया माने जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो भावना वो प्रकट कर रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि देखिएगा कि इस संविधान की अनुपालना सत्ताधारी पार्टी ने किस प्रकार से की, राज्यपाल से क्या कुछ करा दिया, रात को क्या हुआ, सुबह कुछ हो गया। तो उन्होंने जिस प्रकार से कहा, तो उन्होंने कहा कि ये सब लोकतंत्र के अनुरूप नहीं हो रहा, ये संविधान के अनुरूप नहीं हो रहा। उन्होंने इमरजेंसी का भी जिक्र किया और इमरजेंसी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाँ, उस घटना में ऐसा कुछ हुआ, लेकिन क्योंकि पहले कांग्रेस या कांग्रेस के नेता ही थे तो दूसरों का जिक्र होगा ही कैसे। हम कहते हैं कि अब उन्होंने देखिए, आज मैं भी लिख रहा था तो उस वक्त उसने साहब कहा कि कांग्रेस मुक्त बनाने की बात करते हैं कि कांग्रेस मुक्त तो बनेगी नहीं, 100 साल भी में भी नहीं खत्म हो सकती। आप जाओगे और हम आएंगे। और कटारिया जी ने तो कह दिया कि आप, मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है कि आप मुख्यमंत्री बन सकते हो, तो वो उनकी तरफ इंकित हजारों की तरफ बड़ा अलग तरह से भी था। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी कही विधानसभा में। मैं कह सकता हूं कि बहुत से सदस्यों ने गरिमापूर्ण तरीके से संसदीय परंपराओं की पालना भी करते हुए जो कुछ कहा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि आप विधानसभा अध्यक्ष ने लास्ट में कंक्लूड किया कि हमें आम लोगों तक संविधान को ले जाए जाने के लिए कोई निर्णय करना चाहिए, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि संविधान है किसके लिए, जन जन का संविधान है, जन जन तक पहुंचना चाहिए। उसका मूल उद्देश्य यह है कि जिस व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। राजनीतिक तौर पर तो निश्चित रूप से संविधान का दुरुपयोग होगा, सदुपयोग होगा, दोनों होंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टी किसी भी कीमत पे अपने स्वार्थों की पूर्ति करती है, वो संविधान के अनुरूप नहीं करती है। वो उनकी पूर्ति संविधान कैसे कर सकता है वो करते हैं, चाहे कांग्रेस। लेकिन अगर बात की हल्ला बोल, कांग्रेस के हल्ला बोल की बात करें, कांग्रेस ने हल्ला बोल कार्यक्रम किया और मुख्यमंत्री खुद भी पैदल रवाना हुए पीसीसी से
तो एक अवसर था कि सदन और सड़क दोनों पे कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोल सके। देखिएगा कि कार्यक्रम तो पुराना था, जिस प्रकार की घटना हुई थी उसके पास से राम मंदिर का मामला आ जाने के कारण स्थगित किया गया। चुनाव भी हो। लेकिन आज जिस प्रकार का मैं नहीं देखता हूं कि जिस प्रकार की सत्ताधारी पार्टी सड़क पे उतरी तो इतनी भीड़ नहीं थी। वही मैं कह रहा हूं कि जन नेता के साथ जितना कुछ सैलाब उमड़ना चाहिए था, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री थे, प्रभारी थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, क्योंकि गवर्नर आज मौजूद नहीं थे, कुशीनगर में थे, तो ज्ञापन लेने के लिए फिर वो नहीं गए, न तो मुख्यमंत्री गए, न उप मुख्यमंत्री गए, न प्रभारी गए, केवल महेश जोशी और अर्चना, प्रताप सिंह खचरेवास गए, महेश जोशी नहीं गए। नहीं, महेश जोशी गए। महेश जोशी ने सुबीर कुमार को ज्ञापन सौंपा, क्योंकि मैं तो देख रहा था सारी बातें उन्होंने सौंपा। अब क्योंकि अब उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर को हमको इससे 10 गुना प्रदर्शन दिल्ली में करना है। तो उसका मतलब मुख्यमंत्री जी ने और बाकी लोगों ने सबने स्वीकार किया कि आज का प्रदर्शन हमारे गरिमा के अनुरूप नहीं था। और वो उन्होंने कहा कि जयपुर शहर का प्रदर्शन था, जबकि ये था कि सारे जिला अध्यक्षों को बुलाया था, सांसदों को बुलाया था, बाकी जो चुनाव लड़े थे उनको बुलाया था। मैं यही तो कहता हूँ बार बार कि जब आपकी तैयारी ढंग से नहीं हो पाती, क्योंकि दो नाव में भी, दो पैरों की नाव में चलते हैं, तो जो प्रदेश के अध्यक्ष भी है और उप मुख्यमंत्री भी है, इसलिए पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष जब तक कांग्रेस को नहीं मिलेगा तो स्थिति कमजोर रहेगी। मैं मान के चलता हूँ हल्ला बोल, तो क्योंकि प्रदेश में जिसकी सत्ता हो और मुख्यमंत्री सड़क पे उतरे और उसके साथ सैलाब नहीं हो, तो मैं मान के चलता हूँ भीड़ तो काफी कही जा सकती है। शाम कितने थे आप यहाँ 50,000 लाख लोग होने चाहिए, नहीं थे, 10,000 लोग नहीं थे। ये तो देखिएगा योगेंद्र जी, जो जिस प्रकार का पहले सैलाब उमड़ता था, लोगों में विश्वास हुआ करता था, विश्वास कम हो रहा है। ये तो बात करें बीजेपी में तो 150-200 होते हैं, तो वो भी दिक्कत होती है। मैं लौटूंगा आपके पास, वापस आऊंगा। मैं उमेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। उमेंद्र जी, एक बात पे बड़ी चुटकियां ले लेकर के अशोक गहलोत दिन भर बोलते रहे कि मोदी है तो मुमकिन है, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है मोदी है तो मुमकिन है, अर्थव्यवस्था जैसी हो रही है मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस मुझे लग रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, आने वाला टारगेट ये स्लोगन होगा। देखिए योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो ये इन्होंने रोड शो किया, ये इस रोड शो के माध्यम से केवल ये संदेश देना चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कि केवल मोदी जी का मुकाबला करने की मेरे में ही क्षमता है। यानी वो दिखाना चाहते हैं कांग्रेस के बाकी नेता शून्य है, वो अपनी लाइन बड़ी बनाने के ऐसा कैसे लगा आपको? वो अपनी लाइन बड़ी बनाने के उन्होंने, देखिए कभी उन्होंने मांग नहीं की कि राजस्थान को विशेष दर्जा मिले, यहाँ की समस्याओं के लिए कोई बात नहीं की। उन्होंने हमेशा मोदी जी को टारगेट किया। यानी ये दिखाना चाहते हैं, सुनो बात, मैंने आपकी बात बड़ी शांति सुनी, आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ उन्होंने हमेशा नियम नहीं है इसमें, कारण क्या हो गया? नियम बदल गए। वो मुख्यमंत्री है, विशेष राज्य का दर्जा पीएम से भी मिल सकते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर पीएम के पास राजनीतिक पार्टी है। विधानसभा में रोड शो, उनका रोड शो करने में कांग्रेस को एक रोड शो करने की आवश्यकता थी, जो उन्होंने किया। कांग्रेस में जिस समय द्वंद्व चल रहा है सचिन पायलट का, अशोक गहलोत जी का, उसके माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि सरकार में मेरी पकड़ है, प्रशासन में मेरी पकड़ है, कार्यकर्ताओं में मेरी पकड़ है। केवल इनके आंतरिक कलह की वजह से जो ये रोड शो किया गया, उसके माध्यम से केवल देश में एक संदेश देना चाहते हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि भाई यह सब कुछ मैं हूं, कांग्रेस में भी मोदी जी का मुकाबला करने की क्षमता मेरे में, यानी अपनी लाइन बड़ी बनाने के लिए लाइन बड़ी बनाने के लिए प्रयास करें। और एक राजनेता लाइन बड़ी बनाने के लिए यदि कोशिश कर रहे हैं कि अपनी अशोक गहलोत की हाइट तो अपने आप में पार्टी के अंदर बहुत बड़ी है, उनको साबित इस बात को साबित करने की नहीं किसी देश के बड़े अशोक गहलोत को राष्ट्रीय महासचिव अपनी लाइन बड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक राज्य के अंदर महासचिव, वो देश के दो राज्य, उनके 25 मुख्यमंत्री, दूसरा अशोक गहलोत अपनी लाइन बड़ी, अशोक गहलोत लाइन बड़ी बनाने जी उस आदमी को लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? इसका मतलब ये क्या हो गया कि अशोक गहलोत लाइन बने या नहीं बने, भारतीय जनता पार्टी को, और आपको निश्चित तौर पर लगता है, बात पूरी होने दीजिएगा मेरी, भारतीय जनता पार्टी और आपको निश्चित तौर पे लगता है कि यदि हिंदुस्तान के अंदर मोदी को कम्पीट कर सकता है तो वो अशोक गहलोत है। ये अशोक गहलोत है, ये आपका डर है, ये खुद की ये आपका डर है, ये आपका गहलोत को तैयार करते, ये आपका डर है। 25 मुख्यमंत्री जी, आपने गुजरात चुनाव में, आपको बता दूं, गुजरात
हाँ जी, क्या हरियाणा दादी जी देगा क्या? दादी जी से कहा जा सकता है कि अशोक दादी जी मैं आपको एक चीज मैं आपको एक चीज नहीं है, देखिए बार-बार ये एक लाइन बड़ी नहीं बनाएगा तो मेरी बात सुनिए, मेरा चश्मा नहीं है, मेरा चश्मा नहीं है, मैं बगैर चश्मे के स्वीकार कर लिया, आपने लाइन बड़ी बना रहा है, लाइन बड़ी क्या बने आगे, ये आपकी स्वीकार होती है जो मन की इच्छाओं की मतलब कांग्रेस के राष्ट्रीय, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री तीसरी बार साबित करने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस में नरेंद्र मोदी 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बने, की स्थिति होती है जो हर व्यक्ति अपनी लाइन बड़ी स्वीकार कर रहे हैं, हल्ला बोल ये स्वीकार कर रहे हैं आप। हाँ जी बोलिए। श्याम जी ने भी एक बात कही, उस पर भी जाइए आप। क्या बोला? गहलोत जी ने इशारे में बता दिया कि अगली बार तो मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा हूँ, गुलाब जी आप तैयार हो जाइए। तो ये चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इसका मतलब क्या बनेंगे? उनकी नीतियां उनको पता चल चुकी है, कांग्रेस का जो शासन रहा 1 साल का उनको पता चल चुका कि अब जनता मुझे वापस नहीं भेजने वाली। आपकी मुख्यमंत्री नहीं गई क्या? आपकी मुख्यमंत्री नहीं गई क्या? आपकी मुख्यमंत्री नहीं गई? मुख्यमंत्री हमारे गई ना, पहले वाले अभी तो 1 साल हुआ है कि देखिए कटारे जी, क्योंकि आप उम्र कर चुके हैं 75 के पार, तो आपको अब मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, राज्यपाल बना के कब भेज दिया जाएगा पता नहीं। देखिए अंतिम समय है जब मैं मुख्यमंत्री हूँ, इसके बाद शायद मैं मुख्यमंत्री भी नहीं। हाँ तो नेचुरल है, 3 बार रह गए, ये तो बड़प्पन है उनका, ये बड़प्पन है उनका। आपकी वसुंधरा जी को निकाले उससे पहले उनको चला जाना चाहिए, वसुंधरा जी को भी सबक लेना चाहिए, नहीं आती है उनको, उन्होंने वसुंधरा जी को भी सबक लेना चाहिए, अशोक जी से छोड़ देना चाहिए। ये तो अशोक जी का बहुत बड़ा बड़प्पन है, को सबक ले लेना चाहिए कि राजनीति की भी एक उम्र होती है। तो बड़प्पन है, चाहिए स्वागत करना। केवल आप इसको हाइट से क्यों जोड़ रहे हैं? एक कोई टारगेट मत कीजिए, सभी की नहीं, वो तो सभी के लिए करें, अच्छी बात करें। योगेंद्र जी मैं समझता हूँ कि यहाँ पे विशेषज्ञों से ज्यादा क्या बोलेंगे? नहीं, गलत बात का विरोध करेंगे, गलत बात का विरोध करेंगे, मैं आपके लिए नहीं, हमने सबके लिए कहा है, सही कह रहे हैं। वीरेंद्र जी आप देखते हैं, वीरेंद्र जी देखिए, मैं वीरेंद्र शर्मा जी की बात से सहमत हूँ। राजनीति का भी एक पैरामीटर होना चाहिए, एज लिमिट हो, आपके बच्चों का राइडर भी होना चाहिए, एजुकेशन का राइडर जब आप नीचे लगा रहे हो तो एमएलए एमपी में क्यों नहीं लगना चाहिए? आई थिंक वक्त आ गया है कि आप करिए, संगठन की सेवा करिए, बहुत सारे अवसर मिलते हैं, आप वो करिए, एक लिमिट होनी चाहिए बिल्कुल। और आज नहीं तो कल मुझे लगता है कि वीरेंद्र जी जैसे बहुत सारे लोग होंगे पार्टी स्तर पे जो बात कहेंगे, साहब एज की एक लिमिट तो तय करिए। पार्टियां कर रही हैं लेकिन उसके लिए कर रहे हैं जिसको लगता है कि भविष्य में मुझे इससे खतरा है, उसको साइड कर देते हैं, बाकी ठीक है कि नहीं साहब इनका तो जरूरी है। तो ये रास्ते नहीं निकाले जाने चाहिए, तय होनी चाहिए कि हाँ इस एज के बाद में अब एमएलए एमपी नहीं बने, और ये राजनीतिक दलों को खुद को तय करना होगा। जी कुछ कह रहे थे श्याम जी आप अभी? योगेंद्र जी, क्योंकि टिकाऊ और जिताऊ चाहिए होता तो सब चीजें खत्म गौण हो जाती हैं, इसलिए राजनीतिक पार्टी में सत्ता सबसे बड़ी चीज है, उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता, और नेता वही चाहिए जो जीतता है और पार्टी को बनाता रहे। अब क्योंकि अशोक गहलोत को तो मुख्यमंत्री बनाने के बजाय, क्योंकि उनको संगठन महामंत्री बना करके दिल्ली में रखा था, लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री पद ऐसा होता है कि सब लालायित होते हैं, इसलिए वो चले आए छोड़ करके। उनकी देखिए हर राजनीतिक नेता की ये होती है कि या तो मुखिया बने या प्रधानमंत्री बने या राज्य का मुख्यमंत्री बने, बीच वाला तो बीच वाला जैसा ही होता है। तो इसलिए उपेंद्र जी निश्चित रूप से काम मान के चलिएगा कि जिस प्रकार की स्थिति प्रदेश और देश में हो रही है उसका जिक्र विधानसभा में नहीं है, और मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति जो कि तीसरी बार मुख्यमंत्री हो, राजनीतिक तौर पर कांग्रेस में प्रतिष्ठा भी रखता हो, तो बात करेगा। आज वसुंधरा जी को भी मौजूद होकर के अपनी भावना प्रकट करनी चाहिए थी विधानसभा में, लेकिन आज योगेंद्र जी, इसलिए आज मुख्यमंत्री को कहना पड़ा, देखिए सुनिए, मुख्यमंत्री को कहना पड़ा विधानसभा में कि देखिए कि हमारी पूर्व मुख्यमंत्री की क्या स्थिति बना दी है भाजपा ने कि वो सदन में आने से कतरा रही, सदन में नहीं आई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि विधानसभा में, देखिए मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, कहना बहुत आसान है, गहलोत साहब को, गहलोत साहब की भी यही पिछली बार आते थे, क्योंकि गहलोत साहब बाहर बोलते थे, अंदर नहीं बोलते थे, तो आज उनको बोलने का वसुंधरा जी के खिलाफ अधिकार नहीं था, इसलिए नहीं कि क्यों मैं कह रहा हूँ बोलने का अधिकार तो है हाउस में, लेकिन आप अनुसरण जो कर रहे हैं, देखिए अगर कोई आप खुद नहीं आते क्योंकि वसुंधरा जी का दरअसल बुलाया गया था स्पेशल सेशन और रिक्वेस्ट सभी लोग आ गए। देखिए योगेंद्र जी, ओमेंद्र जी, क्योंकि आपने 5 साल तक शासन किया है, जिस पार्टी का नेतृत्व किया है, और आप विधायक
जीत के आए हो, पार्टी में आपकी स्थिति स्ट्रांगेस्ट है, आपके 20-25 लोग नहीं है, 72 लोगों का कुनबा अगर वहां बैठा हो और आप अपनी भावना प्रकट करने नहीं आओ और देश के प्रधानमंत्री ये कहे कि हर राज्य के विधानसभाओं में संविधान पर चर्चा होनी चाहिए, तो आप प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानो और आप ये कहो कि मैं पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं, तो ऐसी स्थिति में उनको आना चाहिए था। उनकी गरिमा यहाँ बोलने से बढ़ती घटती नहीं। प्रदेश अध्यक्ष बोले आप सतीश पूनिया, ठीक, अच्छा बोले, वो अपनी उन्होंने भावना प्रकट की, मैं नहीं मानता हूँ कि देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रकट की, डिप्टी मुख्य आपके अध्यक्ष ने भी की, उनको वही तरजीह मिली जो मिलनी थी। उनका आज विधानसभा में सीट भी बदल के आगे दे दी गई है, तो ये थोड़ी सी गरिमा तो बनाई है ना विधानसभा अध्यक्ष ने और सारी, तो इसलिए ऐसी स्थिति में उनकी गरिमा भी काफी हद तक कहा जा सकता है विधानसभा अध्यक्ष ने काफी इंप्रूव करने की कोशिश की है, परंपराओं में वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ एक विषय और जोड़ना चाहूंगा, जिस प्रकार से यह विशेष सत्र था, मैं समझता हूं उसमें विशेष सत्र में जिस प्रकार से वहां की कार्रवाई मैंने भी देखी, तो जब मुख्यमंत्री जी आए तो अनेकों मंत्री वहां से गायब थे, खुद संसदीय सचिव भी वहां उपस्थित नहीं थे, तो इस प्रकार का भी नहीं होना चाहिए। संसदीय सचिव तो अभी है ही नहीं कोई, जी जो सेक्रेटरी जी जो सेक्रेटरी, हाँ अधिकारी भी मौजूद नहीं, प्रशासनिक जो गैलरी है अधिकारी भी मौजूद नहीं थे। मैं समझता हूं इस प्रकार के सत्रों की विशेष मर्यादा होती है, और जिस प्रकार से हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने ये सत्र आहूत किया था, तो उनके मर्यादा को समझते हुए उन सभी को वहां उपस्थित रहना चाहिए था। देखिएगा कि मुख्यमंत्री इस बार हाउस में बैठे, वो लगभग पूरे टाइम बैठे, उनको खुद को हाउस में बैठ करके जवाब देना था, इसलिए वो हर एक बात को उन्होंने कहा कि इस विधानसभा में 31 लोगों ने अपने आप को भावना प्रकट की। उन्होंने कहा सारे दल थे, इसलिए ये कहना कि क्योंकि अधिकारियों की मौजूदगी इसलिए शुरुआत में होती है क्योंकि संविधान पे चर्चा हो रही थी, कोई ऐसा मसला पेचीदा नहीं आने वाला था, इसमें जवाब देना था। इसलिए मैं कह सकता हूं कि विधानसभा में विधायकों की मौजूदगी होना आवश्यक है, मैं मानता हूं, उसको कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपको 2000 रुपए पर डे की विधानसभा देती है और आपकी उपस्थिति देखिए विधायिका की मजबूती भी होती है। वहां पे आप आते हो, उसकी साइन करते हो, साइन करने के बाद आपको उसके संचालन में आप नहीं होगे तो संचालन किस बात का। इसलिए मैं कह सकता हूं कि लोगों को सीखने के लिए, लोगों को सब चीजें, क्योंकि संविधान पर चर्चा पहली बार हुई है और अब बाद में होगी नहीं होगी पता नहीं, क्योंकि ये तो पहली बार स्टार्टिंग थी, इसलिए कहा कि 70 साल बाद हुई है चर्चा, क्योंकि अब आने वाले समय में कार्यक्रम तो होंगे, लेकिन हाउस में जिस प्रकार से 2 दिन का विशेष सत्र सब जगह हुआ, यानी सब पूरे देश की राज्य विधानसभाओं ने किया है, मुंबई में, महाराष्ट्र में बाद में होगा, तो मैं मान के चलता हूं कि हमारी जब गरिमा बनाए रखने का अधिकार जिस हाउस के लिए विधायकों को दिया है कि आप विधायक चुने किस लिए जाते हैं, आप विधानसभा में अपनी बात को कहने के लिए चुने जाते हैं, तो आपको बैठ करके सुनना चाहिए था, और सुनने के बाद अनुपालना में क्या कमी रह गई नहीं गिरेगी। मैं तो बाद में सोच रहा था कि कोई संकल्प लेंगे सारे विधायक, और एग्जैक्टली हमने यही चर्चा की, बिल्कुल बिल्कुल, तो क्योंकि ये एक ऐसा अवसर था, पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके चले, एक दूसरे को आईना भी दिखाया, इतिहास के पन्नों को पलटा, सारी बातें ठीक है, डिबेट में होता है सब, चले ठीक है, लेकिन वास्तव में कोई ऐसा संकल्प लेते जो राजस्थान से उठी आवाज, मुझे लगता है कि देश में एक नजीर के रूप में ली जाती। यह अवसर था जो मुझे लगता है कि राजस्थान विधानसभा के सदस्यों ने खोया है, लेकिन फिर भी ब्याह शादियों का सीजन था, काफी अच्छी संख्या में एमएलएज रहे, कुछ लोगों से हमारी बात हुई, कई मित्र विधायक उनसे, सुबह में या हाउस में, इवनिंग में जैसे ही हाउस स्थगित हुआ उसके बाद में अपने क्षेत्र में मैरिज अटेंड की, बता रहे रात को 2-2 बजे तक शादियां अटेंड की हैं हमने, उसके बाद में वापस हाउस में है। तो चलिए एक बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया है क्योंकि अवसर जिस तरह का था, लेकिन बात सही है कि एक संकल्प स्पेशल सेशन में बुलाया जा सकता था। मैं एक बात और जो मेरे जहन में लगातार हो रही है पूरे सत्र में, श्याम जी, उमेंद्र जी, आप दोनों क्योंकि लंबे समय से हाउस को कवर करते आ रहे हो, क्या लगता है कि एक दूसरी चीज और आप इसमें देखिए, सरकार ने बहुत ही एक चतुराई के साथ में प्रतिपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेके एक ऐसा रास्ता निकाल लिया कि जिसमें प्रतिपक्ष के पास अब बोलने को कुछ नहीं है। अब सीधा आएगा आपका बजट सत्र, क्योंकि आपको हर 6 महीने में बुलाना जरूरी होता है। 2 दिन का सेशन नहीं है, सेशन काउंट हो चुका, कोई कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये सेशन था। अगर यही सेशन प्रतिपक्ष डिमांड करता कि साहब इसको 2 दिन और बढ़ाया जाना चाहिए, अपनी बात कह सकती थे कि प्रदेश में स्थितियां क्या हो रही हैं, आपने ये वादे किए थे, सड़क पे तो बात कर रही है बीजेपी भी, दूसरे दल भी, कि बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ, किसानों की कर्ज माफी का क्या हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हुआ, लेकिन ये अवसर गवा दिया क्योंकि बीएससी में तय हुआ था ना कोई बहिर्गमन करेगा
ना किसी तरह से कोई वेल में आएगा, ये तय हुआ था बीएससी के अंदर। और ये एक ऐसा अवसर सरकार ने, प्रधानमंत्री की एडवाइजरी में केवल इसी पे चर्चा होने, नहीं चर्चा थी, लेकिन बुला सकते थे इसके साथ में 2 दिन बुलाया जा सकता था, 2 दिन, क्योंकि हाउस हो चुका है, हाउस हो चुका है। एक अवसर प्रतिपक्ष ने मुझे लगता है कि खो दिया। बड़ी चालाकी से, बड़ी स्मार्टनेस से सरकार ने ऐसा गेम खेला है कि ये प्रतिपक्ष को अब सीधा अवसर मिलेगा आपके बजट सत्र में। क्या लगता है आपको, ऐसा एक लग रहा है आप लोगों को भी? देखिएगा योगेंद्र जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जो राजनीतिक तौर पर राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं, उसका परिणाम है कि वो अपनी भावनाओं को चुपचाप से खुद सर्वदलीय बैठक में आए, कह देते हैं। नहीं, खुद सर्वदलीय बैठक में पहुंचे तो पहले भी आए थे, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि हाउस में जिस प्रकार की, क्योंकि देखिएगा जो माकपा के थे गिरधारी लाल, वो बाकायदा वो विरोध प्रकट कर रहे थे, किसानों के बारे में कहना चाहते थे, लेकिन वो क्योंकि प्रतिबंधित थे कि नहीं कर सकते, तो उन्होंने बार बार किया ना, उनको फिर रोक नहीं पाए थे। मैं मान के चलता हूं कि विधानसभा की प्रक्रिया को 2 दिन बढ़ाया जा सकता था, उसमें 2 राय नहीं। और आप कह सकते थे कि भाई कार्य सलाहकार समिति की बैठक पहले हुई, उसका प्रतिवेदन आया, उसके बाद संचालन शुरू हुआ, तो उसमें कह सकते थे कि साहब हम 2 दिन तो करेंगे संविधान पे चर्चा, और 2 दिन हमको आप हमारी राज्य की जो ज्वलंत समस्या है उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, तो एक दिन का सेशन उसका भी ले लो। 2 दिन आप मत करिए प्रश्नकाल, नहीं करिए इसके बाकी चीजें, आप उसमें ये कह सकते थे पानी बिजली इस पे किसानों की स्थिति पे सरकार वक्तव्य दे देगी और हम उस पर चर्चा करेंगे, तो एक अलग से कर सकते थे। लेकिन क्योंकि प्रतिपक्ष भी इस बात के लिए मेरे को लगता है तैयार नहीं था, क्योंकि चुनाव करा के अभी आए थे सारे प्रतिपक्ष के नेता, तो उसमें थे भी नहीं, उपनेता ही थे। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि वो तो उपाध्यक्ष के चुनाव के सेकंड डे हो गया था, तो तैयारी प्रतिपक्ष की भी पूरी तरीके से नहीं थी, इसलिए डिमांड भी नहीं हुई। और क्योंकि सर्वदलीय बैठक बुलाने का मतलब ये था कि उसमें तय होता तो ये सब चीज होती, लेकिन क्योंकि प्रतिपक्ष भी अंदर से बटा हुआ है, मैं मान के चलता हूँ। जो बार बार सत्ता पक्ष पे आरोप लगता है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की नहीं बनती है, लेकिन चुनाव के दौरान जिस प्रकार की गतिविधि दिखी, और क्योंकि आज सड़क पे भी मुख्यमंत्री जी गए, आपने देखा कि वो कि पार्टी का कार्यक्रम मुझे जाना है, और वो पैदल भी चल के आए। ये एक वो कहना चाहिए कि मुख्यमंत्री तो हो सकता था वहां से स्टार्ट करते गाड़ी में आ जाते, लेकिन वो पैदल चले, और वो जानते हैं क्योंकि वो देखिए जिस प्रकार का राजनीतिक जो भैरू सिंह जी शेखावत करते थे और कार्यकर्ताओं के साथ सब कुछ करते थे, उसी प्रकार से ये भी गतिविधियों में रहते हैं सक्रिय। तो इसलिए राजनेता वही निश्चित रूप से लोगों का बन पाता है कि वो लोगों के करीब रहे। ये तो राजनेता का सबसे बड़ा गुण होता है, क्योंकि आप पार्टी में भी हैसियत रखते हैं, मुख्यमंत्री तीसरी बार है, और आप उप मुख्यमंत्री की हैसियत बनाने नहीं देना चाहते, नहीं बनाने देते, बार बार होती है स्थिति। वो प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी वो क्योंकि उप मुख्यमंत्री होने के नाते वो अधीनस्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये पहली बार कांग्रेस में देखने को मिला कि कोई प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री बना, कभी नहीं बना। मैंने तो आपको भी इतने दिन हो गए, इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री। उमेंद्र जी, जो महसूस हो रहा था, क्या वास्तव में प्रतिपक्ष एक अवसर खो चुका? जो सड़क पे हम चर्चा कर रहे हैं, आप पे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हाउस में सरकार से जवाब लिया जा सकता था, बीएससी में तय कराया जा सकता था कि आप हमारे को 1 दिन का वक्त रखिए, 2 दिन के हाउस की डिमांड और की जा सकती थी। पर ऐसे चर्चा है कि एक ऐसा अवसर खो दिया प्रतिपक्ष ने, जिस पर सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया जा सकता था। योगेंद्र जी, जो इसका समय बढ़ना चाहिए था, 2 दिन का अलग से समय होना चाहिए था। तो डिमांड होती प्रतिपक्ष की, डिमांड होनी चाहिए थी। किन कारणों से नहीं हुई ये तो वो जाने, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब बजट सत्र होगा, बजट में जो चर्चा होगी उसमें ये सब बातें आएगी, सरकार को घेरने की योजना बनाएगा विपक्ष। लेकिन मैंने ये देखा है यहाँ पे कि आज के रोड शो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा, केवल कांग्रेस में जो आंतरिक कलह है उसकी वजह से उन्होंने दिखाने की कोशिश की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि मैं संगठन पे केवल मैं हावी हूँ। दोनों थे संगठन कांग्रेस में कहाँ पे मुझे बताइए। सुनिए बात, मैंने आप दोनों साथ में थे ना, नहीं बोला नहीं, आप गलत बात बोलेंगे, आप गलत बात बोलेंगे तो जरूरत करेंगे, आप गलत बात बोलेंगे तो जरूरत करेंगे। सरकार आप सही बात बोल रहे हैं, मुख्य है तो आपको सरकार के पत्रकार होकर नहीं कर रहे। आज ये कहिए
प्रवक्ता की बात का मैं जवाब प्रवक्ता नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल पार्टी के प्रवक्ता पर की बात कर रहे हैं। योगेंद्र जी की बात का मैं जवाब देता हूं। आप विषय योगेंद्र जी की बात का श्याम जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया किस प्रकार की कला योगेंद्र जी पार्टी में भी भारतीय जनता मुख्यमंत्री की बात का मैं जवाब होना चाहिए। आप मुझे योगेंद्र जी की कांग्रेस के मुख्य मैं 10 सेकंड में योगेंद्र जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। योगेंद्र जी प्रतिपक्ष ने इसलिए 2 दिन नहीं मांगे कि उनके पास कुछ क्वेश्चन था ही नहीं, हार चुके हैं बुरी तरह से, उनको सड़क पे आना चाहिए। ये तो उनको सड़क पे आना चाहिए। ये आप कांग्रेस सड़क पे आना पड़ेगा, योगेंद्र जी जनता को लड़ना पड़ेगा। जनता के लिए आपको बोल रहे हैं बात मेरी अलग ये आप उनकी पैरवी कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता चाहूंगा वाइंड अप करना चाहूंगा। समय कम है, समय निकल चुका। मैं माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी केवल मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हल्ला बोल 14 दिसंबर को दिल्ली में भी होगा। लेकिन यहाँ एक जो सुगबगाहट है वो यह है कि हाउस का टाइम अगर बढ़ाने में कामयाब अगर कांग्रेस के साथ अगर बीजेपी भी होती तो कुछ मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी। हाउस की चर्चा ऊपर से ही सभी लोगों ने सभी राज्यों में कॉल की थी, लेकिन अगर अपनी बात कहने के लिए 2 दिन का समय बढ़वाया जा सकता था। अगर प्रतिपक्ष ने कोशिश की, इसे डिनाई किया या फिर कोशिश नहीं की गई, ये तो सब बीएससी की बैठक में जो लोग थे वो, लेकिन मुझे जो महसूस होता है कि अवसर गंवा दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।